कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने मोहब्बत की है तो आपको पता ही होगा कि मोहब्बत की कई परतें होती हैं। किस परत के नीचे क्या छिपा हुआ है पहले से पता नहीं चल पाता। आज की हमारी कहानी भी मोहब्बत की ऐसी ही एक परत को खोल रही है। पेश है हंगरी के प्रतिष्ठित लेखक मॉरिस जोकाई की कहानी द रूम विद 48 स्टार्स की हिंदी पेशकश 48 सितारों वाली मोहब्बत। अगर मेरे जैसा सुदर्शन हंगेरियन भद्र पुरुष पेरिस पहुंचे तो उसके पास बस एक ही काम रह जाता है, ग्रैंड ओपेरा में होने वाले कार्यक्रम को देखने जाना। मैंने भी ओपेरा हाउस पहुंचकर बॉक्स का महंगा टिकट खरीद लिया। अब फ्रेंच लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि हंगरी से कोई सजीला जवान आया है और वो अकेले ही बॉक्स में बैठने की कुव्वत रखता है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता था कि मैं एक रूपवान पुरुष हूं। इस बात की कुछ तस्दीक तो मेरा शीशा ही कर देता था। बाकी अंदाज मुझे बुडापेस्ट की हसीनाओं की नज़रों में देखकर हो जाता था। मुझे पता था कि ओपेरा हाउस में मौजूद हर एक महिला पहली ही नज़र में मुझ पर फिदा हो जाएगी। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि मुझसे ऊपर या नीचे वाले बॉक्स में बैठी युवतियां मुझे नहीं देख पा रही थीं। लेकिन मुझे इस बात से ही संतोष था कि फिर भी कई फ्रेंच महिलाएं मुझे देख रही थीं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि मैं विजयी महसूस कर रहा था। सभी खूबसूरत महिलाएं मेरी ही तरफ देख रही थीं। बड़े बड़े घरों की सुंदर युवतियां मुझे एकटक देखती हुई आहें भर रही थीं। लालसा से भरी हुई हर निगाह का जवाब मैंने आंखों ही आंखों में दिया। पूरे समय मेरे होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कुराहट भी थी। इस बात में कोई संदेह था ही नहीं कि एक हंगेरियन बांके नौजवान का पेरिस में भी कोई मुकाबला नहीं था। चारों तरफ से ध्यान का केंद्र बन जाना इस बात का गवाह था। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि मुझे अपने दुस्साहसी और तेज तर्रार पुरखे अटीला पर दया आने लगी। उसने लुटेशिया की गोरी लड़कियों को जीतने का असफल प्रयास किया था। उसे क्या पता था कि उसका ही कोई वंशज इतनी आसानी से इन गोरी महिलाओं को जीत चुका है। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें बोल गया। इतना तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि ओपेरा हाउस में एक ऐसी हसीना भी थी जिस पर सबकी नजरें गड़ी हुई थीं। बला की खूबसूरत ये परी ठीक मेरे सामने वाले बॉक्स में बैठी हुई थी। अपने रेशमी कपड़ों, हीरे के आभूषण और कीमती रत्नों में सजी वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी साफ सुथरे आसमान में चमकीले तारे बिखरे हुए हों। मुझे इस बात पर यकीन होने लगा था कि वो भेष बदल कर आई कोई देवी थी। ओपेरा हाउस में चल रहे पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे सामने बैठी वो सुंदरी पूरे समय मुझे ही देखती रही। अगर आप उससे पूछ लेते कि स्टेज पर क्या चल रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी न बता पाती। किसी खूबसूरत महिला के इस तरह के हाव भाव देखकर उसके मन की बात को जान लेने के लिए किसी बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती। मुझे पता था कि वो क्या चाह रही है। मैंने भी मन ही मन कहा, खाकसार हाजिर है मोहतरमा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं जल्दी जल्दी लॉबी में पहुंच गया। मुझे पता था कि वो यहीं से होकर निकलेगी। मेरी प्यारी परी ने मुझे अधिक देर तक इंतजार नहीं करवाया। ओह, पास से तो वो और भी अधिक खूबसूरत, आकर्षक और प्रभावशाली लग रही थी। मैं आमतौर पर महिलाओं के सौंदर्य में बह जाने वालों में से नहीं हूं। मुझे पता है कि कितने और किस तरह के क्रीम पाउडर सुंदरता बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। हीरे, जवाहरात और सुंदर कपड़े कितना किसी महिला को मनमोहक बना सकते हैं, इसका भी मुझे ज्ञान था। मैं सच कह रहा हूं, मैं एकदम सटीक हिसाब लगाकर बता सकता था कि किसने क्या क्या मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाई है। मुझे यह भी पता था कि महिला की शिक्षा और उसका शिष्टाचार भी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन वो इन सब से ऊपर थी। उसके अंदर कुछ दैवीय था, परिष्कृत था, कुछ तो और था। मुझे लगता है कि कभी भी उसके सौंदर्य का वर्णन तो क्या कर पाते, उसके सौंदर्य की कल्पना तक भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो मेरी बगल से निकली, मुझे अपने हाथ पर हल्की सी छुअन महसूस हुई। जब मैं कुछ समझ पाने की स्थिति में आया तो मैंने पाया कि मेरे हाथ में एक छोटा सा कार्ड था।
इस कार्ड को खूबसूरत अंदाज में एक कीमती अंगूठी के साथ बांधा गया था। उसने वो कार्ड चुपचाप मेरे हाथ में सरका दिया था। उसके चौंधिया देने वाले हुस्न और उसके स्पर्श ने कुछ पलों के लिए मेरी चेतना पर कब्जा कर लिया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। कार्ड पर एक नाम लिखा हुआ था, मार्केजा बार्किएजी, इटालियन बुलेवर्ड। उसके नीचे लिखा हुआ था, कल दोपहर 12 बजे। विजिटिंग कार्ड जिस अंगूठी से बंधा हुआ था वो कीमती थी। मैंने सुनार से उसकी कीमत के बारे में मालूम किया तो उसने बताया कि अंगूठी की कीमत कम से कम 500 फ्रैंक रही होगी। अब मैं तो इसे सौभाग्य कहता हूं। मैं तो अपना प्रेम संदेश 500 फ्रैंक की अंगूठी में बांधकर नहीं देता। इस बात से तो यह पक्का हो गया कि वो किसी ऊंचे खानदान की महिला है। उसने एक ऐसे अजनबी व्यक्ति को अपनी अंगूठी दे दी जिसे वो पहली ही बार मिल रही थी। उसे इस बात का भी डर नहीं लगा कि जिसे उसने अंगूठी दी है वो निर्धारित पते पर न आकर सीधे सुनार के पास जाता और अंगूठी बेच देता। इसका तो एक ही अर्थ था कि उसने समझ लिया था कि मैं हंगेरियन जेंटलमैन हूं। मुझे अगले दिन के 12 बजे का बेसब्री से इंतजार था। उसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन मैंने अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहना और इटालियन बुलेवर्ड जाने के लिए घोड़ा गाड़ी मंगवा ली। ड्राइवर को इस घर के बारे में जानकारी थी और वो सीधा ही वहां पहुंच गया। ऐसा इस शहर में कौन होगा जिसे मार्केजा की रिहाइश के बारे में न पता हो। लेकिन वो हवेली के अंदर तक गाड़ी नहीं ले जा सका। अंदर केवल निजी वाहनों को ही जाने की छूट थी। अंदर कुछ निजी वाहन खड़े भी हुए थे। मैंने मन ही मन सोचा कि अब ये लोग आए हैं तो आने दो, कुछ देर इंतजार कर लेंगे। मैं जब कार्ड और अंगूठी अंदर भिजवाऊंगा तो इन्हें कौन पूछेगा। तभी एक विशालकाय दरबान मुझे दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मित्रता का कोई भाव नहीं था, लेकिन मेरा कार्ड और अंगूठी देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने घंटी बजाई और चमकदार वर्दी पहने एक चपरासी हाजिर हो गया। इस चपरासी ने मुझे एक दूसरे नौकर के सुपुर्द किया जो और अधिक भड़कीली पोशाक पहने हुए था। मैं उसके पीछे चल पड़ा। हम शानदार गलियारों, चमकते हुए कक्षों और शाही अंदाज में सजे हुए कमरों से होते हुए गुजर रहे थे। सब कुछ इतना शानदार और चमकीला था कि आंखें उनकी भव्यता से चौंधिया गई थीं। मैं पहले भी कई महलों, विशाल इमारतों और हवेलियों में जा चुका हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई दुविधा नहीं कि इतना आलीशान घर मैं पहली बार देख रहा था। मार्केजा के इस घर की एक एक चीज इतनी सुंदर थी कि मुझे लगा कि कहीं मेरी आंखों पर इनकी चमक का कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए। आखिर में हम एक बड़े कमरे में पहुंच गए। ये एक छोटा मोटा थिएटर जैसा कमरा था। इसकी साज सज्जा मेरी कल्पना से कई गुना ज्यादा शानदार थी। संगमरमर की मूर्तियां, अमेरिकी फूल, खूबसूरत रेशमी पर्दे और पुराने लेकिन शानदार कालीन यहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। चीनी मिट्टी की बनी सजावटी वस्तुएं यहाँ सजाई गई थीं और महान कलाकारों की महान पेंटिंग्स सुनहरे फ्रेम में दीवारों पर सजाई गई थी। छत के नीचे और इन पेंटिंग्स के ऊपर की तरफ 48 तारे लगाए गए थे। मेरी हथेली के आकार के इन तारों के अंदर की तरफ चमकदार काले शीशे जड़े हुए थे। ये गजब का नया आइडिया था, लेकिन इस सबको ध्यान से देखने का मुझे पूरा मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि तभी एक दरवाजा खुला और उसमें से मेरे प्रेम की देवी प्रकट हुई। वो आज कल रात से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में छोटे बच्चे जैसी मासूमियत थी और वो विनम्र और शालीन लग रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वो अंदर आ गई। उसके खूबसूरत होंठ और बड़ी बड़ी आंखें आमंत्रण जैसा भाव रखे हुए थीं। और तभी वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराई क्योंकि वो मुझे देखकर खुश थी और मुझे भी खुश करना चाहती थी। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसका हाथ बहुत ही मुलायम, रेशमी और गुदगुदा था। उसने मुझे सोफे में अपनी बगल में बैठने के लिए कहा। फिर उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा कि कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए मैं उसे माफ कर दूं। उसका कहना था कि वो मुझे देखकर अपनी भावनाओं को काबू में न रख पाई। मैं उसके सामने अपने घुटनों पर गिर पड़ा और मैंने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो मेरी भावनाओं की तीव्रता को देखकर डर सी गई। फिर कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई और आशंकित सी मेरी ओर देखने लगी। मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने निश्चय किया कि मैं उससे अपने आवेशपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांग लूंगा
और उससे फिर से सोफे पर अपनी बगल में बैठने का आग्रह करूंगा। वो चुपचाप आंसू बहा रही थी। वो कह रही थी कि उसे आज तक कोई भी पुरुष ऐसा नहीं मिला है जो वास्तव में उसे समझ पाया हो। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा जो उसकी सब बातों को समझेगा। मैंने फौरन कुछ कविता की पंक्तियां उसे सुनाई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और फिर वो मुस्कुराई। मेरी समझदारी का इनाम भी मुझे तुरंत मिल गया। उसने आगे की तरफ झुककर मेरे माथे को चूम लिया। मैं उसके पैरों के पास कुशन के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने उसकी छोटी उंगलियों को अपने दिल के ऊपर रखा और उसके होठों को चूम लिया। मैं इतने आवेश में था कि मेरे चूमने से उसकी सांस लगभग रुक सी गई और वो मुझे गिले शिकवे भरी नजरों से देखने लगी। उसने प्यार से मुझे मेरे प्यारे रोमियो कहा और मैंने उसे मेरी प्यारी जूलियट कहकर पुकारा। इसके बाद हम दोनों रोमियो एंड जूलियट नाटक के पहले अंक का अभिनय करने लगे। आपको याद होगा कि इस अंक में लोग एक दूसरे को अनंत काल तक प्यार करने की बात कहते हैं। इसके बाद हमने एक दूसरे से विदा ली। मैं जाने ही वाला था कि मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर वो फुसफुसाई, कल दोपहर ठीक इसी समय फिर आना। जल्दी से कमरे के दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसने मुझे हाथ हिलाया और बोली, मेरे प्यारे रोमियो। मैंने भी जैसे सपने में दोहराया, मेरी प्यारी जूलियट, मेरी देवी। मैं कहकर बाहर निकल आया। मैं सच में अपना संतुलन खो चुका था। मैं जानना चाहता था कि वह वास्तव में कौन है, कहाँ से आई है, उसके नाते रिश्तेदार कौन लोग हैं। ये बात तो तय थी कि वो किसी ऐरे गहरे खानदान की महिला नहीं थी। उसने मुझे दिलो जान से प्यार किया था। मुझे कभी इस तरह की महिला नहीं मिली थी। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा ही बदल गई है। मुझे अब पूरे 1 दिन बाद उसके दीदार होंगे। कल दोपहर तक का हर मिनट मैं गिनूंगा। क्या मैं कल तक अपने प्यार में पूरी तरह से पागल तो नहीं हो जाऊंगा? शाम तक मैं परेशान हो चुका था। मैंने सोचा चलो ध्यान बटाने के लिए और समय बिताने के लिए ओपेरा हाउस ही चला जाए, जहां मेरी मुलाकात उससे हुई थी। ओपेरा हाउस के रास्ते में मेरी मुलाकात काउंट आर्थर से हुई, जो मेरे शहर का ही रहने वाला था और काफी साल पहले ही पेरिस आ गया था। हम एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और गले मिले। कुछ गपशप के बाद हमने शाम साथ बिताने की सोची। कुछ देर बाद मैंने ही कहा, चलो ओपेरा हाउस चलते हैं। आर्थर बोला, दोस्त, आजकल कौन ओपेरा में जाता है? वहां कलाकार इस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं जैसे आजकल कोई भी नहीं करता। मुझे तो वो बहुत उबाऊ और बेवकूफ़ी भरा लगता है। कलाकार इस तरह से अभिनय करते हैं, बिल्कुल नकली लगता है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें बहुत मजा आएगा। वहां पर प्यार, ईर्ष्या, घृणा सब कुछ असली है। वहां पर तुम्हें लगेगा कि कलाकारों का अभिनय कितना स्वाभाविक और असली है। चलो आज हम वहां पर शेक्सपियर का नाटक ओथेलो देखेंगे। मेरे पास भी करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ा। मुझे 100 फ्रैंक इस नाटक के लिए देने थे, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। हम चुपचाप चलते रहे और अनजान गलियों और रास्तों से होते हुए एक बड़े से अंधियारे आहते में पहुंचे। हम दोनों ने 100 फ्रैंक दिए और हमें सीढ़ियों से ऊपर बने बॉक्स में ले जाया गया। ये बॉक्स इतने छोटे से थे कि मुश्किल से एक ही आदमी इसमें आ सकता था। अंदर अंधेरा सा था और केवल एक छोटे से शीशे से हल्की रोशनी आ रही थी। इन शीशों से ही हमें नाटक देखना था। मैंने जैसे ही इस शीशे में झांका तो मैं सन्न रह गया। शीशे के दूसरी तरफ तो वही कमरा था जिसमें मैं आज दोपहर को आया था। मेरे प्यार की देवी सोफे पर बैठी हुई थी और उसके बगल में कोई अंग्रेज सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। दीवारों पर लगे 48 सितारे वास्तव में वो काले शीशे थे जिनके पीछे से लोग अंदर झांक रहे थे। वो महिला अब कमरे में बैठे पुरुष के साथ ओथेलो नाटक की तरह अभिनय कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे साथ रोमियो वाला अभिनय किया था। वो बेचारा अंग्रेज अजीब व गरीब ढंग से हाथ पैर फेंक रहा था, जबकि मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी प्रियतमा अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा रही थी। वो ओथेलो नाटक की विचित्र डेस्डेमोना का चरित्र भी उसी सहजता से निभा रही थी जिस सहजता से वो मेरे साथ मासूम जूलियट का किरदार निभा रही थी। अपने अभिनय से अंग्रेज के मन में उसने इतनी ईर्ष्या भर दी कि वो बेचारा आत्महत्या करने पर उतारू हो गया और इस स्थिति में अपने सामने खड़ी महिला को मारने के लिए भी तैयार हो गया। इस नाटक के लिए 100 फ्रैंक की फीस तो जायज ही कही जाएगी।
अब बाकी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अगले दिन मार्केज से 48 तारों वाले उस कमरे में मिलने के तयशुदा समय पर मैं कैसे जा सकता था? शीशे से झांकते हुए लोगों के सामने रोमियो एंड जूलियट के दूसरे अंक का अभिनय कर पाना मेरे लिए अब संभव नहीं था। मैंने इसी में बेहतरी समझी कि मैं ट्रेन पकड़ूं और पेरिस से बाहर निकल जाऊं। अगर मैं ऐसा न करता तो हो सकता था कि पेरिस में मुझे कोई मिलता और मुझसे कहता, आपने रोमियो का अभिनय बहुत शानदार तरीके से किया था। अड़तालीस सितारों वाली मोहब्बत। अभी आपने मूल हंगेरियन कहानी द रूम विद 48 स्टार्स की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी के लेखक मारुस जोकाई हैं। कहानी और लेखक के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।